नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग अमेंडमेंट को समझेंगे कि इंडिया में अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग क्यों है, क्यों हम इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है उसके बारे में भी समझेंगे। हम अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है, अमेंडमेंट क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट का क्या मतलब है। एकदम सिंपल और आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो बस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है बेसिकली उसमें कुछ परिवर्तन करना। जैसे कि आप हैं, आप में भी परिवर्तन होता है। आप छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, जैसे सुबह से शाम हो रही है। आप पहले कम जानकार थे, आज ज़्यादा जानकार हैं। ज़िंदगी में आपका एक्सपीरियंस वैसे वैसे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समस्या होती है, उसको लगता है कि कुछ नीड की ज़रूरत है, जो आज के समय में चीज़ें बदली हैं। जैसे जीएसटी के बारे में है, ईडब्ल्यूएस के बारे में है, कोई जैसे अभी आप लोग लद्दाख स्टेट के बारे में देख रहे हैं कि उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि ये लोग अपनी मांग करते रहते हैं। कोई लिंग्विस्टिक आधार पे अभी आप लोग ने बवाल देखा महाराष्ट्र पे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जब जिस आप देश में रह रहे हैं वहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के मजहब हैं, अनेक प्रकार की थिंकिंग है, डाइवर्सिटी है, सोचने का नज़रिया है, लोगों का आउटलुक है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और जो ये चीज़ें ज़रूरी हैं इन्हीं के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये है कि अमेंडमेंट कौन करेगा, कौन सी अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में है जो अमेंडमेंट से रिलेटेड सारा लेखा जोखा रखेगी। तो भैया जो देश में कानून बनाता है, जो हमारे बड़े बड़े लेजिस्लेचर हैं, चाहे एमपी हैं, एमएलए हैं, तो उनकी जो भी डे टू डे कार्यशैली रहती है, बिजनेस रहती है, वो पार्लियामेंट देखती है। तो ये पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है तो पार्लियामेंट ही चीज़ों को अमेंड कर सकती है। जैसे कोई स्टेट को नाम देना है, कोई और छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको बदलना है, या कुछ और जो देश में ज़रूरी है या वो चीज़ें बदलनी है, या कहीं पे कोई जो स्टेट है उसको कोई नया दाम देना है। जैसे 370 को अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं पे आज हम लोग बात करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, अमेंडमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। अमेंडमेंट का बेसिकली मतलब होता है जब हम पुराने नियम में कुछ नया मसाला मिला देते हैं। जैसे पुरानी चीज़ें हमने उनको बदल दिया, कुछ नया मिला के उसमें टाइम के हिसाब से जो परिवर्तन कर दिया, जो आज की ज़रूरत है, जो आज की नीड है, उसी को हम अमेंडमेंट बोलते हैं या उसी में हम परिवर्तन बोलते हैं। जैसे अगर आप इसको समझें तो जैसे हम गांव में कहते हैं कि हमारे पास पहले ना तो ट्रैक्टर था ना कुछ था, इसे बैलगाड़ी से जुताई होती थी, हमारे पास पुरानी चक्की थी, उसी से पानी निकलता था, ट्यूबवेल आ गया, ये नए नए जो हैं स्टेट ट्यूबवेल शुरू हो गए। तो ऐसे ही हमारी जो देश की संरचना है, देश में ज़रूरत के हिसाब से जो परिवर्तन करना पड़ रहा है या जो परिवर्तन हमको देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले पार्लियामेंट जो थी वो चीज़ों को अमेंड करती थी, आज भी अमेंड करती। लेकिन आजकल नए नए जो डाइवर्सिटी आ गए हैं या नई नई चीज़ें आ गई, जैसे इंटरनेट का ज़माना आ गया है, एआई ऑटोमेशन आ गया है, नई नई हमारे जो राइट्स हैं सोशल इकोनॉमिकली वो फ्लरिश हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्रांसजेंडर कैटेगरी आ गई और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की ज़रूरत है कि परिवर्तन ज़रूरी है। तो इसीलिए कि हम जो चीज़ें हैं बस हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, नया हो गया है, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो जब हम अपने तरीके में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं जो आज की ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी हैं, तो बस हम उसी को हम कह सकते हैं कि वही अमेंडमेंट है आसान भाषा में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा।
जैसे अगर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तब मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया थी, ना जीएसटी थे, ना ईडब्ल्यूएस के बारे में कहीं था। लेकिन आज की ज़रूरत है, आज के समाज बदल रहा है। कल हम प्री सोसाइटी में रहते थे, आज हम मॉडर्न में हो रहे हैं, अभी हम अल्ट्रा मॉडर्न में जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। पहले सोरेन राजा था, आज सोरेन जो है वो स्टेट है, जो हमारी जुडिशरी है, हमारे पीपल हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन के हिसाब से जो समस्याएं आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए पॉलिटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जो देश की समस्याएं हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे कल्चरल लेवल पे हो, उनको हम जो चेंज करने का या बदलने का जो हमारा नायाब तरीका है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो अमेंडमेंट की कैटेगरी में आता है, या हम उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब समझते हैं कि ये परिवर्तन कौन कर सकता है। तो जो अमेंडमेंट है, इसका परिवर्तन आप की जो पार्लियामेंट, जैसे हमारे घर में पहले बुजुर्ग होते थे, पिताजी सारे फैसले लेते थे। हम पापा के खिलाफ जो एक बार निर्णय ले लेते हैं, उन पे हमारी हिम्मत नहीं होती है कि अगर पापा ने कहा है तो मतलब करने का तो करने का। जैसे आजकल के बच्चे हैं घर में, जो माता पिता कहते हैं वो करते हैं, भले उनका मन हो चाहे ना मन हो। तो वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे संविधान का पिताजी है। वो जैसा कहेगा वैसा ही हमको करना पड़ेगा। बस यही आर्टिकल 367 है, जिसको हम 368 है, जिसको हम अमेंडमेंट पावर देते हैं। तो आज के दौर में अगर किसी के पास अमेंडमेंट पावर की कला है तो वो पार्लियामेंट के पास है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे कि वो भी अपने मन से पूरा घर जैसे है कि चल रहा है, लेकिन इनके पास इतना अधिकार नहीं कि वो हर चीज़ को तोड़ दें। क्योंकि जैसे आपके मोहल्ले में कोई बैठा है, कोई बहुत बड़ा मुखिया है, तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है कि जो है वो पार्लियामेंट को रोकती है कि आप सब कुछ नहीं अमेंडमेंट कर सकते। वैसे आपके पापा के पास भले सब कुछ करने का आपके घर में अधिकार है, लेकिन आपके मोहल्ले की जो चीज़ें हैं, मोहल्ले की जो समस्याएं, वो सब चीज़ें पे सब अपनी तरीके से सारे एक्शन आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए एक मोहल्ले में जैसे पंच बनाए जाते हैं, ग्राम सभा लगाई जाती, उनमें से जो पहले के ज़माने में पंच बैठते थे। तो ऐसे ही आज के दौर पे आप समझ सकते हैं कि भले पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनलिमिटेड और आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव तरीके से उसको यूज करे। उसी को रोकने के लिए जो हमारे प्रोटेक्शन है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, या जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या डिस्प्यूट का निवारण करने के लिए, या जो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है वो पब्लिक जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। जो भी राइट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन देखेगा। अगर इंडिविजुअल या सिटीजन के खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो उनको कौन रोकेगा। कैसे इंडिविजुअल की डिग्निटी, इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं होगी तो आर्बिट्रेरीनेस आएगा, लॉलेसनेस आ जाएगी सोसाइटी में। इंडिविजुअल का जो है वो पूरी तरीके से टोटलियन स्टेट बन जाएगा। सारे राइट्स सब चीज़ें हैं जो स्टेट के कंट्रोल में हो जाएंगी। तो आप एक तरीके से पैनोप्टियम स्टेट की तरीके रह जाएंगे कि कोई है जो आपकी हर चीज़ पे निगरानी कर रहा है, आप चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यही जो सारी चीज़ें हैं, इन्हों को हम कह सकते हैं कि ये इसीलिए आर्बिट्रेरीनेस ना यूज हो, इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन बनाए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पार्लियामेंट हो। तो इसी वजह से ताकि सामंजस्य बना रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे, और जो हमारा देश है वो ऐसे ही चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। लेकिन अगर कोई आर्बिट्रेरीनेस फेस करने लगता है, दूसरे पे जानबूझ के कंपल्सन लगाने लगता है, या उसकी टेरिटरी पे अप्रोच करने लगता है, या उनके दायरे पे इंक्रोच करने लगता है, तो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी समस्याओं को सुलझाने के लिए, समय समय पर फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए, एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़रूरत जो है अमेंडमेंट की, वो सोशल चेंज के लिए, सोशल आर्डर के लिए, समाज में शांति बनाने के लिए, और एक प्रकार से किस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो रन करता रहे, पॉलिटिकल गवर्नेंस है जो रन करती रहे, या जो हमारी गवर्नेंस है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती रहे, देश में कोई उथल पुथल ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, लोगों का फेथ है जो पूरी तरीके से अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन पे, या जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको सपोर्ट करने के लिए बना रहे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आज बात कर रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं कैसे कैसे अमेंडमेंट होंगे, क्या क्या तरीके हैं चेंज करने के, क्या कि इतना सब आसान है कि आसानी से कर दिया जाए, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो कुछ तरीके पार्लियामेंट के पास है जिनका वो यूज करते हुए अमेंडमेंट करती है। तो अब हम चलते हैं, पहला जो अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, जहाँ ये आसान होता है क्योंकि ये सिंपल है, इसमें हल्का फुल्का बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे चाय में अगर थोड़ा चीनी कम भी चल जाए तो चाय पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे है कि अगर स्टेट में थोड़ा बारा कुछ दूसरे स्टेट से कुछ चीज़ें परिवर्तन करना है, या कोई और चीज़ है जिसमें परिवर्तन करना है, जैसे बॉम्बे से अगर महाराष्ट्र करना है और आंध्र प्रदेश के, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि थोड़ी सी अगर कहीं पे समस्या आ रही है, थोड़ा सा चेंजमेंट की ज़रूरत है, जैसे पानी चाय में मिला दो तो चाय में इतना ज़्यादा मीठा खट्टापन नहीं आएगा, इसे स्टेट है उसको अगर बदलना है तो बॉम्बे से महाराष्ट्र किया जा सकता है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, या जैसे सिटी का नाम बदल देना, इस प्रकार की भी चीज़ें अमेंडमेंट से होती हैं। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है हल्का फुल्का बदलाव, जैसे कि बॉम्बे से महाराष्ट्र करना है, या आंध्र प्रदेश को डिवाइड करना है, या लिंग्विस्टिक आधार पे कोई परिवर्तन करना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिंपली है, ज़्यादा दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है इस पे। और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी, जहाँ की है कि कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए कि हाँ भैया मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं वो मौजूद होना चाहिए, उनकी उपस्थिति होना चाहिए। तो थोड़ा पक्का काम है कि मजबूती चाहिए, ऐसे हम नहीं मान लेंगे। जैसे आप एग्रीमेंट कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप सीरियस हैं, आप ये घर लेना चाहते हैं, आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। वैसे पार्लियामेंट है जब 2/3 मेंबर को हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ भैया हमारी सहमति है, हम लोग इस पे सीरियसनेस दिखा रहे हैं। वैसे ही नहीं कि बस कैजुअली कोई भी चीज़ को, क्योंकि ये मुद्दे थोड़े हल्के फुल्के मजबूत हैं, सीरियस हैं, थोड़ा पक्का काम है। जैसे गांव में सब लोग मिलकर कोई फैसला लेते हैं कि यार अब हम नया तालाब बनवाएंगे, नई सड़क बनवाएंगे, नया कुछ डेवलपमेंट करेंगे। वैसे ये चीज़ें हैं कि अगर आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते तो कुछ पक्का सबूत चाहिए, कुछ पुख्ता सबूत चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हवा हवाई कुछ भी कर दिए, तो हवा हवाई काम नहीं आता है। कुछ इसके लिए मजबूती चाहिए जिससे लोगों का विश्वास बना रहे, लोगों का फेथ बना रहे। कोई थोड़ा पार्लियामेंट जो है उस पे जो उसके मेंबर हैं उनकी स्ट्रिक्टनेस दिखे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ बदलाव करना है, डीपीएसपी में कोई बदलाव करना है, या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई और सेक्शन या आर्टिकल में माफ़ करिएगा कोई बदलाव करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये स्पेशल चीज़ें हैं जिनमें कुछ पक्का सबूत चाहिए। तीसरा होता है जहाँ कुछ स्पेशल तो चाहिए और पक्का है कि अगर इसमें कोई समस्या हो गई या कुछ हो गया तो समस्या हो सकती है, या स्टेट का रेटिफिकेशन मतलब स्टेट की सहमति भी ज़रूरी है। यहाँ पूरा मोहल्ला तो चाहिए, तो यहाँ हमको पूरा मोहल्ला जो है उसको राजी करना है। ऐसा नहीं है कि हाल्फ स्टेट ने बोला मतलब हाँ, तो हाल्फ स्टेट का ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ हमको हर पूरी तरीके से स्पेशल उस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशल ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ पूरे लोगों का सहयोग चाहिए जितना सब कुछ है। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अगर हाफ स्टेट बोलेगा तभी हम अमेंडमेंट करेंगे। तो ये इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो
इनको बड़ा टेक्निकली दिए रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि यहाँ भैया वहाँ तो थोड़ा सीरियसनेस थी, यहाँ पूरी सीरियसनेस की ज़रूरत है कि ये मतलब काफ़ी सीरियस मुद्दा है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो मेंबर पार्लियामेंट के हैं या स्टेट है वो कैजुअली काम करे, उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनकी कुछ दायित्व हैं, कुछ ड्यूटी हैं जिनका वो सही तरीके से निर्वाह करे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब जो देश में कुछ चीज़ें हैं जो ज़बरदस्त अमेंडमेंट हुए उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ है जो वो 1991 में आया, ये बताता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थोड़ा कंट्रोल करें, मतलब बोलने का राइट है, पर ये नहीं कि किसी को गाली देने लगे, किसी को माँ बहन कुछ भी बकने लगें। तो अपनी जो एक डिग्निटी है, एक जो दायरा है, एक जो आपका कि यहाँ आपको फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली है, तो उसका सही तरीके से यूज करो। ये नहीं कि फ्रीडम मिली तो किसी को भी अनावश्यक कुछ भी बकना शुरू कर दो। सातवां जो अमेंडमेंट है 1956 में, इसमें ये कहा गया कि स्टेट को लैंग्वेज के हिसाब से बनाया जाए। भाई हर स्टेट है उसके अलग अलग कस्टम है, अलग अलग रिचुअल्स हैं, लोकल उनके कुछ यूजेज हैं, वहाँ के जो लोगों की वो थिंकिंग वैसी है, उनकी लोकल डायलेक्ट है, उनका जो कल्चर है, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो अलग अलग प्रकार से चीज़ें हैं, सोचने का जो उनका एक आइडियोलॉजी है। इस वजह से स्टेट को हम लैंग्विस्टिक बेसिस पे या लैंग्वेज के आधार पे, भैया हमारी बोली है तो हम अपने में जुड़ाव महसूस करते हैं कि वही है ना कि अपना इलाका, जैसे लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद, बासवाद आजकल चलता है, तो ये सब चीज़ें तो ऐसे ये है कि अपनी बोली अपना राज्य, मतलब हमारा गांव अपना गांव अपन हमारा गांव हमारा देश, उस तरीके वाली कहानी है। या जैसा देश वैसा भेष, कि हमारे सारे लोग हमारे जैसे बोलते हैं तो हम ऐसे जैसे लोग अपने प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मराठी के नाम पे जो महाराष्ट्र पे पॉलिटिकल बवाल मच रहा है, जहाँ एक कह रहा है कि तुम डूबे हो, हम तुमको डुबा डुबा के मारेंगे। तो ये जो अजय ठाकरे का बातचीत है, तो ये अपने अपने रीजन को, अपने अपनी डायलेक्ट्स को, अपने अपने लोगों को, अपने अपनी कम्युनिटी के लोगों को उस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी की यूपी में नहीं आ सकता है, अभी ब्रजभूषण सिंह मार बवाल मचाए पड़े थे। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं, तो थोड़ा अगर इनको प्रैक्टिकली समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो अब चलते हैं 1971 के बारे में। तो पार्लियामेंट ने इसमें बोला है कि अमेंडमेंट करना है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भैया पार्लियामेंट के पास ये पूर्ण तरीके से कि हम ही बॉस हैं, तुम कुछ भी कर लो, हमसे ये पावर कोई नहीं छीन सकेगा। जैसे तुम्हारे बोलने का, जाने का, घूमने का, ये पावर तुम्हारे पास है। जब तक तुम अपने पैर हाथ नहीं हिलाओगे तब तक तुम कैसे किसी काम को करोगे। तो बस ऐसे ही पार्लियामेंट है कि उसके पास अमेंडमेंट की दम है, ये उससे कोई नहीं छीन सकता। ये मतलब लई के ही पैदा हुआ है। जैसे तुम्हारी बोली है, तुम्हारा गाना है, तुम्हारा जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, जो तुमने पैदा करा है अपने जीवन में मेहनत करके, वो तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। वो लास्ट तक, मरते दम तक, जब तक तुम्हारी सांसें नहीं खत्म हो जाएंगी तब तक वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो बस ऐसे ही पार्लियामेंट के बाद कि भैया मैं ही इधर का बास हूँ, अमेंडमेंट मैं ही करूँगा, मेरे अलावा कोई और दूसरा अमेंडमेंट नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तीसरा 25 अमेंडमेंट 1971 में आया, जिसमें जो गरीब के लिए प्रॉपर्टी राइट को थोड़ा टाइट कर दिया गया। मतलब यही है कि जब प्रॉपर्टी है, अब इस पे भैया गरीब लोग थोड़ा सावधान रहें। जो हम इमीनिएंट डोमेन का प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि अगर कोई पब्लिक राइट्स के लिए या कोई रोड बनानी है या पब्लिक इम्पोर्टेंस की है तो गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी ले सकती है और उसके प्रति वो कंपनसेशन दे सकती है। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब इसको लीगल राइट कर दिया गया है, जो आर्टिकल 300A हम पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्योंकि ये मिनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। इंदिरा गांधी इसको जो है इस समय यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सारी चीज़ें ऐड की गई। जो हम समाजवाद के बारे में बात करते हैं,
सेकुलर की स्टेट किसी के खिलाफ कोई धर्म नहीं निभाता है, वो न्यूट्रल रहता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि ऐसा नहीं है, आप जो हमको लिखा है उससे और प्रैक्टिकली में बड़ा अंतर है। अभी देख लीजिए, कहूँ कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कहूँ दंगे हो रहे हैं, कहूँ रजान वाली बातचीत हो रही है, कहीं जो नील गाय मारी जा रही है, या कहीं जो तुम्हारी जो योगी सरकार जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, गाय काऊ बीफ, ये भी बवाल तो मचा पड़ा रहता है। या आपस में लव जिहाद, ये जो है, ये सब चीज़ें जो है मुस्लिम में जो अभी कोरोना के समय ये सब चीज़ें हुई, तो ये कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता है। अब उनको पूर्ण रूप से जो है इतना सब कुछ होने के बाद टेररिज्म जो ये सब लोग कराते हैं, तो ये सेकुलरिज्म, कास्टवाद, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, ये सब समस्याएं हैं। तो लिखा होने से और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारने में बड़ा अंतर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। 44 अमेंडमेंट 1978 की बात करते हैं, तो इसमें इमरजेंसी के बाद जो है अब पीएम भी सुपरमैन नहीं होगा। मतलब पहले जो रियल पावर था कि हाँ भैया प्राइम मिनिस्टर के पास ही होगा, तो ये कुछ कर्टेल करा, जहाँ फंडामेंटल राइट लोगों के सस्पेंड कर दिए गए, ये सब चीज़ें हैं। या इमरजेंसी के बाद अब पीएम भी सुपरमैन नहीं होगा, तो अब पीएम भी बाहुबली नहीं बन सकता है। सबको पास एक लिमिटेशन लगा दी गई, उनके पावर को कर्टेल कर दिया गया कि आप इतने ही लिमिट तक जा सकते हैं, इसके लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में आया, इसमें पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के बारे में, ताकि जो पावर है उसका एक जगह पूरी तरीके से वो कंजर्व ना हो सके या कन्वर्ज ना हो सके, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाए या डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी के पास पावर रहेगा तो हो सकता है वो करप्ट हो जाए, आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आने सके, विकास बेहतर ना हो, लोगों की जो बातें हैं वो ना सुनी जाए। इसे अलग अलग जगह जो डिसेंट्रलाइज होगा पावर, तो दूर दूर तक बात जाएगी। हर आदमी के पास थोड़ा थोड़ा पावर रहेगा, तो कोऑपरेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो स्मूथ तरीके से गवर्न करती रहेंगी। बेहतर डेवलपमेंट विकास हो पाएगा, चाहे वो रोड का हो, चाहे गांव का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे लोगों की वॉइस का हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब गांव और शहर जो है उनको जो पिछड़ापन है उसको एक तरीके से जोड़ के पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, या गांव को ही हम इतना डेवलप या विकसित कर देंगे कि जो ये माइग्रेशन जैसी समस्याएं, रोजगार जैसी समस्याएं, हालांकि इस सरकार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी सरकार का क्या ही कहा जाए। रोजगार बताती है 1 करोड़ देंगे, अभी आप बिहार में देख रहे हैं बवाल मच रहा है कि 1 करोड़ देंगे, फिर 1 करोड़ जब नौकरी की बात आती तो कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं लाठी चार्ज कर दिया जाता है, कहीं पेपर लीक होते हैं, तो इसके बाद तुम अब उसकी आंसर की नहीं देख सकते हो। आंसर की के लिए अलग पैसा देना होता है। नौकरी मिलती है 20,000 की, लेकिन पोपो का गन्ना बनाते हैं 80,000 का। तो ये सब समस्याएं हैं जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। तो अब इनको कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए भैया, ये समस्या यही सब चीज़ें हैं। जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। हमको ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है कि ये पा जाओगे तो यही तुम्हारे ज़िंदगी का सत्य है, लेकिन जब वहाँ घुसते हो तो पता है कि न खाने का समय मिल पा रहा है, न रोने का समय मिल पा रहा है। दिन रात लगे पड़े हो 60,000, फिर अभी 60,000 बड़ा लगता है, फिर 60,000 भी लगता है कि मिल रहा है, तो यार इसका कोई मतलब नहीं, ना घूम पाओ, ना जी पाओ, ना अपने हिसाब से अपने बात को अभिव्यक्त कर पाओ। बॉस बॉस चिल्लाते रहो, फिर बॉस भी गाली देता है। तो ये समस्याएं हैं। फिर नौकरी से भी ऊब जाते हो। ये जो तुमको नौकरी का ज्ञान देते हैं, जिनसे खुद की तो नौकरी हुई नहीं है, तुमको नौकरी में भेजना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है वहाँ दर्द बहुत है। इसीलिए ये जितने आजकल बड़े बड़े जिनको तुम सो कॉल्ड एजुकेशन माफिया बोलते हो, तो ये काहे के माफिया हैं? ये तुम ही लोगों ने इनको माफिया बनाया है। तो ऐसे ही तुम्हारा शोषण होता रहेगा और तुम सुनते रहो, अब इनको भगवान मानते रहो। जो तुम्हारे सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर हैं, हम जैसे लोग तो मान लो थोड़ा मोड़ा जानते, हम लोगों का ही वैल्यू है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेगे तो ये तुमको ऐसे ही लूटते रहेंगे और तुम इनके इमोशन में ऐसे ही पिसते रहोगे। अब इनकी कंपनी 500-500 600-600 करोड़ की बन जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तो बस तुम ऐसे ही इनके गुणगान गाओ,
इसीलिए कहता हूँ जो करना है अपने लिए करो, इसी कुछ नहीं होता है ये सब। यहाँ बहुत जो ऐसा दिखता है वैसा है नहीं, तो इसी वजह से चाहे वो सरकार हो चाहे ये जितने बड़े बड़े माफिया हैं, ये सब लूटने के लिए तैयार है। पिस वही रहा है जो लोअर मिडिल बैकग्राउंड का है या जिसके पास जिसकी कोई वॉइस नहीं है, जिसको हर लोग दबाते हैं। तुम्हारा यहाँ कोई दर्द सुनने वाला नहीं है, तो इस दर्द से निपटने का एक ही तरीका है कि अपने ऊपर काम करो, अपने को बेहतर बनाओ, ऐसी तैसी में जाए। किसी को भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम भगवान मान रहे हो तो मानते रहो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया जो जोड़ा गया। अब एजुकेशन भी में देख लीजिए, MBA कर लीजिए, MTech कर लीजिए, BTech कर लीजिए, फिर 20-20 हज़ार की नौकरी करिए। 10-12 लाख तो तुमने ऐसे ही फूंक दिया, तो नौकरी तुम 20 हज़ार की करोगे। तो कहीं ना कहीं सरकार है जो इतनी ज़्यादा सप्लाई है कि सरकार के पास काम ही नहीं है कि वो एडजस्ट कर सके। तो स्वयं रोजगार के अलावा या कुछ अपना काम धंधा देखने के अलावा कोई समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी 1 साल 2 साल करिए, इसके बाद निकलिए, नहीं लगे रहिए इसी रेस में। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 साल बाद अपनी कंपनियां यूनिकॉर्न बना देंगे और आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो ये आपके अंदर है, आप क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। देखो यहाँ मैं जो चीज़ें हैं बिल्कुल खुला साफ शब्दों में कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आपको तो एक समय के बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चाहे 20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी मिले वो करिए, साथ में पढ़ाई करिए, पर होल हार्टली एक जगह बैठ के सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी 40-40 साल के हो जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये चूतियापा है। तो पढ़ाई और हर बच्चे का हक है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियां रोज पढ़ती हैं, कितना पढ़ाई के नाम पे क्या होता है वो सब जानते हैं। यहाँ 30-30 35-35 साल बच्चे पढ़ते हैं, उनको 20-20 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती। और कहीं जाते हैं तो कहा जाता है कि तुमको क्या आता है, तो भैया कुछ नहीं आता है। और ये वही होते हैं जिनसे खुद कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरों को इतना ज्ञान देंगे कि पूछो नहीं। जैसे बहुत बड़का कहीं विदेश से हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, तो भैया समस्याएं बहुत गंभीर हैं। भगवान न मानिए यहाँ किसी को, अपने ऊपर काम करिए और जो कर सकते हैं वो करिए, जो करने के लिए आप बने हैं। फिर किसी के दबाव और किसी के कहने पे आप अपना जीवन व्यर्थ में न बर्बाद करिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे अभी GST जो है 101 अमेंडमेंट 2016 में आ गया। अब इसमें देखिए गुड्स एंड सर्विस के नाम पे सरकार तमाम प्रकार के टैक्स स्लैब रेट बनाई है, इसके बाद लूट रही है। हालांकि अब कुछ चीज़ें सही हुई हैं, 5 और जो 2 ही स्लॉट बनाए हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी चीज़ों के लिए। 24% का स्लॉट है। जहाँ एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, तो ये टैक्स में जब पिर तो रहे सब गरीब है आदमी, उनके पास पैसा नहीं है, जो कमा कमा के लाते हैं वो टैक्स के ऊपर में देख लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही जैसे नेपाल में हुआ है, और जैसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वैसे ही किसी दिन भड़केगा, तो सब समस्याएं आपको खुद ही दिख जाएंगी। बाकी तो देख ही रहे, लोग मर रहे हैं फुटपाथ पे, कौन किसकी फर्क है। और जिसको तुम यहाँ का आका समझते हो वो आराम से मस्त है, वो तो कहता है टाठी बजाओ ये करो। बाकी आप समझदार हैं, इस बात को समझिए, या नहीं समझेंगे परेशान होंगे। तो 103 जो 2019 का है, जिसमें EWS 10% और जो सो कार्ड सवर्ण ये सब लोग हैं, ये OBC वालों की कोई वैल्यू नहीं, 10% अपने लिए ले आए। इसके बाद जानबूझ के कागज बनवा लेते हैं, सब कहते हैं हमको भी EW दे। तो ये सब शोषण करने के नए नए तरीके हैं। ये गरीबी का जो कोटा है, कोई कोटा नहीं। ऑलरेडी तुम अपर बैकवर्ड क्लास अपर क्लास में आते हो, हाई हर जगह तुम्हारी शुरू से पकड़ है। शुरू से तुमने दलितों जो पिछड़े लोगों को दबाया, इसके बावजूद भी तुमको EWS चाहिए। तो इकोनॉमिकली वीकर का बहाना बता के किस बेसिस पे तुम वीक हो। तो ये सब जो तरीके हैं, जो सो कार्ड सब लोग बैठे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, वो तो अपने ही लोगों का सपोर्ट करेंगे। इंटरव्यू में देख लीजिए, इतने सारे OBC होते हैं, उनको जानबूझ के 160 170 नंबर दिए जाते हैं। और जो UPSC में बड़े सवर्ण क्लास के होते हैं, वो कुछ भी हो तो हाँ वो बहुत बढ़िया है, उनको 210 220। तो ये तुम जैसे जो पागल लोग हैं जो
सो कार्ड बात करते हैं कि हम जाके IAS ऑफिसर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। तुम्हारा वहाँ शोषण होगा, कितने सारे लोगों को देख लो, वो जानबूझ के जो वहाँ कर उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आधे जो जाते हैं उनमें से आधों का तो यही होता है कि दिन रात बस काम में बॉस बॉस करो और तुम लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलती है। ये सब अंदर की बातें अंदर वाले जानते हैं, इसीलिए कुछ होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी वहीं रगड़ते रहते हैं पैसा के लिए। तो पैसा के लिए अगर इतना गिरोगे तो पैसा तुमको और नीचे गिराएगा। तो अपनी इज्जत का भी ख्याल रखिए और किसी को भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप इस तरीके की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी आप में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा है बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि पापा चाहे जितने भी पावरफुल हो जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा की बात काट देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि पार्लियामेंट तुम्हारे पास जितना दम है तुम लगा लो, लेकिन जो बेसिक ढांचा है हमारी बात नहीं काटोगे, नहीं हम तुमको घर से निकाल देंगे। जैसे पापा को बाबा का ही देते हैं कि जाओ यहाँ तुम्हारा क्या है, तो बस वैसे ही ये पार्लियामेंट ने से कह दिया जाता है कि तुम बदल लो कॉन्स्टिट्यूशन, तुमको ये दम दिए हैं, तुम अपने बच्चों को मार सकते हो, उनको वो कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बच्चों को हमेशा के लिए घर से बाहर भेज दो। नहीं, पापा उस पर कूद पड़ेंगे। तो बस ये जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे वही है ना कि रुको जरा सब्र करो, तो वही चीज़ है कि रुको कहाँ जा रहे हो, जरा सब्र करो, समझे? तुम नहीं समझे, तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे केशव नंदा भारती के केस में 1973 में ये कहा गया कि तुम बदलाव कर लो, पार्लियामेंट जो भी ला लाना है, जो भी फंडामेंटल राइट को चेंज करना है कर लो, लेकिन वो फंडामेंटल वो चीज़ों को नहीं कर पाओगे जिससे देश सधा हुआ है। जिससे इमारत के अगर नींव को धड़ाम कर दो तो नीचे से गिर पड़ेगी, वैसे अगर देश में कानून नहीं रहेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगी, सुप्रीमेसी नहीं रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, या और भी सेकुलरिज्म है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर बिगड़ जाएंगी या जुडिशरी नहीं इंडिपेंडेंट रहेगी तो फिर तो एक आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, कोई किसी को भी मारने लगेगा, कहीं दंगा होंगे, कहीं फसाद होंगे, कौन रोकने आएगा? नेपाल जैसी हाल हो जाएगी, हर जगह आगजनी, हर जगह पथराव, हर जगह मारपीट, न जाने कितने लोग मर जाएंगे, न वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, पूरा देश है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए न रिसोर्स रहेंगे, कितने साल हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पिछड़ जाएंगी। इसीलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये टेररिज्म करना या स्टेट स्पॉन्सर करना, ये जो भी समस्याएं ये कहीं ना कहीं दर्द दे देंगी। तो अगर हम अपने फाउंडेशन को हिला देंगे, अगर अपनी सांसों को बंद कर देंगे तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? तो बस ये वही कहानी है कि आप सांसें चलाते रहिए तो देश चलता रहेगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जिंदा रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसी हिसाब से चलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सजा सबको बराबर मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ किताबों में है, प्रैक्टिकल में आप देखते हैं जैसे अफलातून ने कहा था कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें बड़े लोग हैं जो निकल जाते हैं, छोटे लोग हैं जो पिस जाते हैं। धन्यवाद।